जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से हमारा नया वाला कानून लागू हुआ है, उसकी जो मेजर सेक्शंस है, मीन्स वो जो आम पब्लिक के आए दिन चाहे वो कंप्लेंट करने जाते हो या उनके साथ रोज़मर्रा में जितनी भी घटनाएं घटित होती है तो उससे संबंधित जो धाराएं उनके लिए ज़रूरी है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा लोअर स्कूल कोर्स जो हमारा 70 मधुबन में चल रहा है, इसके साथ साथ जो लोअर स्कूल कोर्स 71 पीटीसी सुनारिया में चल रहा है, इन लोगों के लिए जो प्रोमोशनल कोर्स है उनके जो मिड टर्म में और जो फाइनल एग्जाम में जो मुख्य धाराएं आने वाली है, उन सभी धाराओं के बारे में आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों 358 तक धाराएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। जैसे मेरी आप पहले वीडियो आपने देखी होगी तो 3.5 घंटे की एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी बीएनएस के बारे में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको 100 धारा तक आपको बताना चाहूँगा और 100 धारा में भी जो मेजर सेक्शंस है, जो लोअर स्कूल कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, वो अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइनर एक्ट्स जो एलएसएल के लोकल एंड स्पेशल लॉ के जो 25 एक्ट हैं, 25 एक्ट हमारे सिलेबस में आने वाले हैं, जिनमें से लगभग 20 एक्ट मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो आप द पंकज द रियल कोप यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है, इसके ऊपर जाके देख सकते हो, जिसमें 25 एक्ट में से लगभग 18 से 20 एक्ट मैं आपको करवा चुका हूं और उसकी भी जो मेजर सेक्शंस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो भी मुख्य धाराएं हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले धारा नंबर 1, इसके बारे में प्रारंभिक और इसकी शुरुआत जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि यह कानून कब लागू हुआ, यह कानून मतलब कि कितने धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, एक्ट नंबर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा पारित कब की गई, ये सभी मुख्य धाराएं, ये सभी मुख्य चीज़ें धारा नंबर 1 में दर्शाई गई है। तो सबसे पहले धारा नंबर 1 में कि जो भारतीय न्याय संहिता है यह कब लागू हुई, इसका नाम क्या है विस्तार से, तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और यह कब लागू हुई, यह हुई 1 जुलाई 2024। राष्ट्रपति द्वारा पारित इसको 25 दिसंबर 2023 को किया गया था। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, यह एक्ट नंबर 45 था। ठीक है भाई, ये 2023 में एक्ट नंबर 45 था। 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके बाद 47 जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पूरे एक्ट में भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं, तो टोटल 358 धाराएं हैं और 20 इसमें अध्याय है, मीन्स 20 चैप्टर हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम सीधा बात करते हैं धारा नंबर 2 की, जिसमें वैसे तो 39 पॉइंट है, जैसे एक्ट हो गया, एनिमल चाइल्ड, काउंटरफीट कोर्ट हो गया, परंतु हमारे लिए सिर्फ 3 मेजर सेक्शंस इसके सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। वो है सेक्शन नंबर 2 का पार्ट 3 जिसमें चाइल्ड को दर्शाया गया है। तो चाइल्ड कौन होगा, 18 साल से नीचे का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की या कोई भी ट्रांसजेंडर, वो सभी बच्चे 18 साल से नीचे चाइल्ड की श्रेणी में आएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 28 कि पब्लिक सर्वेंट जो लोक सेवक होता है, जो पहले आईपीसी में आपने धारा नंबर 21 में पढ़ा होगा। सॉरी यार, मैं आपको कोई भी आईपीसी से इंटरलिंक करके धारा याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई थी तो मैं सोचा कि आपको आईपीसी की धाराएं अच्छे से आती होंगी, तो उससे रिलेट करके मैंने जितना भी नया कानून है वो याद करवाया था। परंतु अभी मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कॉमेंट आ रखा था और पर्सनली भी मुझे मिले थे, तो उनका कहना था कि वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते, थोड़ा सा मीन्स उनमें डाउट पैदा हो जाती है कि भाई वो याद करें या वो, तो मैं डायरेक्ट आपको बीएनएस करवाने वाला हूं। ठीक है। तो 2 का पार्ट 28 में क्या है, लोक सेवक। और लोक सेवक होता क्या है, तो लोक सेवक वो होता है जो हमारी सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो या फिर हमारी केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भत्ता पर मीन से अपनी जो मीन से जो सैलरी प्राप्त कर रहा है, वो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे भाई। ठीक है, 2 के पार्ट 28 में। इसके बाद आता है 2 का पार्ट 39, ये इसमें दिया नहीं गया, परंतु मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इसकी मेन डेफिनेशन क्या है। 2 के पार्ट 39 में बताया गया कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, जो भी शब्द और शब्दावली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के में दर्शाई गई है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दर्शाई गई है, उनका मतलब वही समझा जाए जो वहां पर समझाई हुई है। ठीक है ना भाई, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में सभी डेफिनेशन दर्शाना इतना उचित बन नहीं रहा था भाई। ठीक है। तो आप जो भी बीएनएसएस में और आईटी एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है उनको वहां से आप बिल्कुल एग्जैक्ट याद कर सकते हो। ठीक है।
है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 3 की। धारा नंबर 3 का पार्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यही पार्ट आपको याद करने की जरूरत है, और नॉर्मली ज़्यादातर 10 में से 7 केसेज में यही इंपॉर्टेंट रहती है। और मीन्स नॉर्मली हम 8 FIR दर्ज करते हैं तो ये 3 का पार्ट 5 हमेशा लगता है, जो पहले 34 ऑफ IPC था। तो 3 के पार्ट 5 में क्या बताया गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी कॉमन इंटेंशन के साथ, एक सामान्य आशय के साथ कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करने में अग्रसर होते हैं, मीन्स कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनका सामान्य आशय माना जाएगा, सभी बराबर के जिम्मेवार माने जाएंगे। तो ये हो गया आपका 3 का पार्ट 5। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 4 के ऊपर, जो आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें दंड के बारे में बताया गया है। तो दंड पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि 5 दंड के बारे में बताया गया था। सबसे पहले जो आपका मृत्युदंड होता है वो, उसके बाद जो आपका आजीवन कारावास होता है वो, तीसरा होता है कारावास, वो साधारण कारावास हो या फिर जो कठोर कारावास होता है वो। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आता था जो भी हम जब्ती करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल इंपाउंड कर ली या कोई भी हम जैसे किसी के डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर लिए, मीन्स जब्ती। इसके बाद 5वें पे आ जाता है फाइन, मीन्स जो भी हम फाइन इम्पोज करते हैं किसी भी, मीन्स चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट में हो या फिर जो भी कोर्ट उनके ऊपर फाइन पेनलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 6 है जो कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामुदायिक सेवा। ये हमारे नए कानून 1 जुलाई 2024 में जोड़ा गया है कि यदि कोई छोटा मोटा केस होगा कि सामुदायिक, मतलब कि भाई जैसे मंदिर में झाड़ू मरवा ली, कोई भी चौराहे पे झाड़ू मरवा ली, मतलब कि कोई भी सामुदायिक कार्य करवा लेंगे उनसे, तो वो किन किन धाराओं के अंदर एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल होगा धारा नंबर 202, 209, 226, 355, 356, ठीक है भाई। ये सभी में, इसके अलावा 303 का पार्ट 2 जो चोरी की जो डेफिनेशन बताई गई है जिसमें, तो ये सेक्शन भी हम आपको एक बार छोटा छोटा 1 सेकंड में बता देता हूँ। 202 बताया गया है जो भी पुलिस कर्मचारी अपने विभागीय कार्य के अलावा कोई भी ट्रेड या व्यापार करता है तो उसमें हम धारा लगाएंगे 202, जो पहले चलो IPC छोड़ देता हूँ 168 में थी, ठीक है। इसके बाद 209 जो 174A में है, मतलब कि कोई भी भगोड़ा होता है। इसके अलावा 226 ये नई धारा एड ऑन हुई है, ये जो भी अपने नए कानून के साथ, इसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी, जैसे हमारे CIA वाले कई बार रेड करने जाते हैं तो कई भाई अपने ऊपर में मिट्टी तेल या पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की, मीन्स आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, तो उस मामले में अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा 226 के तहत, ठीक है भाई। इसके अलावा धारा नंबर 303 का पार्ट 2, 5000 से नीचे की कोई भी चोरी यदि मीन्स यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उनको भी पहली बार यदि करता है तो सामुदायिक सेवा से उनको पेनलाइज किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 355 और धारा नंबर 356। 355 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर यदि गली मोहल्ले में हुड़दंग करता है तो, और 356 बता दिया छोटी मोटी मानहानि, किसी का भाई तिरस्कार कर दिया, बेइज्जती कर दी, तो उसमें मान्य होगा, ठीक है भाई। ये 6 सेक्शंस में कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सीधा चलते हैं हम सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है कि न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इट मीन्स जो पहले चलो IPC छोड़ देते हैं, पहले 78 में बताया गया था, तो इसमें यही बताया गया है कि सेक्शन नंबर 16 ऑफ BNS कि न्यायालय द्वारा कोई भी यदि आदेश दिया गया है और उस आदेश की पालना करते हुए कोई भी कर्मचारी अपना कार्य वहन कर रहा है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 20 के ऊपर। धारा नंबर 20 में बताया गया है कि 7 साल से कोई भी नीचे का बच्चा है वो कोई भी अपराध कारित कर देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 21 के ऊपर। धारा नंबर 21 में बताया गया कि 7 साल से और 12 साल तक का कोई भी बच्चा जिसको उस अपराध की प्रॉपर समझ नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसको भी अपराध के दायरे में काउंट नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। 21 के बाद सीधा चलते हैं 28 के ऊपर, सॉरी 23 रह गया। 23 में बताया गया है 23 ऑफ BNS में कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा के विरुद्ध नशा उसे दिया गया है और उस नशे की हालत में वह कोई भी अपराध कारित कर देता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। मीन्स उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और उसकी बिना इंटेंशन वो नशा उससे दिया गया हो तो ही वह अपराध नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 28 के ऊपर। धारा नंबर 28 में बताया गया है कि कोई भी भय, भ्रम या फिर डर के अभाव, मीन्स डर जिसके ऊपर डर पैदा किया गया हो या फिर नशे की हालत में हो, तो ये 3-4 चीज़ें भाई, हम किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी को डर में मीन्स एक माथा पे पिस्टल लगा कर हाँ भाई ये कार्य करेगा वो करेगा, यदि उसने वो कार्य कर दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने डर में या भ्रम में या भय में वह फैसला लिया था भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 32 कि जो डर भय पैदा कर रहा है उसके ऊपर यह एप्लीकेबल होगा कि भाई कोई भी धमकी दे रहा है किसी को कि भाई तेरा बालक ने ठाली जाऊंगा यदि काल तूने ये काम ना करे तो इसका मतलब है कि उसने डर में ये कार्य किया है, मतलब धमकी के ऊपर ये कार्य किया है, तो वो कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा धारा नंबर 34 के अंदर भाई, ठीक है।
32 के अंदर सॉरी। अब बात करते हैं धारा नंबर 34 से 45 तक। तो धारा नंबर 34 से 45 तक क्या बात किया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है अगेंस्ट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड योर बॉडी, मीन्स अपनी दैहिक मतलब अपनी जो शरीर है उसके प्रति और जो अपनी संपत्ति है उसके प्रति, ठीक है। तो धारा नंबर 34 में बताया गया है कि आत्मरक्षा का अधिकार। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 35 के ऊपर, जो बताती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी एंड योर बॉडी, मतलब कि आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर और बॉडी के ऊपर। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 36, जो पहले चलो आईपीसी एक बार डिस्कस कर ही देता हूँ, अभी बोल दिया। तो धारा नंबर 98 ऑफ आईपीसी में बताया गया था। तो इसमें बताया गया है कि धारा नंबर 36 ऑफ बीएनएस में कि किसी भी पागल व्यक्ति के खिलाफ, कोई भी पागल व्यक्ति वजह से मतलब कि आपको मारने लग गया तो उसके खिलाफ भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये बात आप ध्यान रखें, कोई भी पागल व्यक्ति यदि आपको मारने की कोशिश करता है अपने पागलपन में तो आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, उसको भी मार सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 36 की। 36 अभी ना 35 होगी तो 36 की बात करते हैं। 36 में बताया गया है हाँ पागलपन का 37 की। तो 37 ऑफ बीएनएस में बताया गया है कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। तो आत्मरक्षा का अधिकार किन के खिलाफ नहीं है आपको, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ, कि लोक सेवक अपने मीन्स कोई कार्यवहन कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है, आपसे कोई भी आदेश दे रहा है तो वो आदेश की पालना करनी है। यदि वो आपको गिरफ्तार कर रहा है तो ये नहीं है कि भाई उसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार आपको प्रदान किया गया है तो आपको उसके ऊपर अटैक कर दीजिए। तो धारा नंबर 37 ऑफ बीएनएस में आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 38। धारा नंबर 38 ऑफ बीएनएस में बताया गया है कि कब आप आत्मरक्षा के अधिकार में किसी अगले व्यक्ति की जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसकी मौत भी कारित कर सकते हो। तो भाई किन किन मामलों में, जैसे अपहरण कर रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग वाला मामला हो गया, जैसे भाई रेप कर रहे हैं, जैसे मर्डर कर रहे हैं, जैसे एसिड अटैक कर रहे हैं, जैसे कॉन्फाइनमेंट मीन से सदोष परिरोध कर रहे हैं, तो इन सभी मामलों में आप अगले व्यक्ति की मौत भी कारित कर सकते हो भाई, ठीक है। तो भी वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 39। धारा नंबर 39 में बताया गया है कि इस मौत के अलावा आप क्या क्या अपराध कारित कर सकते हो। मतलब कि जो मौत वाले, मतलब किसी की मौत, भाई कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप अगले बंदे की सिर्फ मौत नहीं कर सकते, मौत के अलावा आप कुछ भी कर सकते हो उसको। क्या भाई जावड़ा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शक चोट पहुंचा दी, सब कुछ अलाउड है, सिर्फ मौत अलाउड नहीं है धारा नंबर 39 में, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 40 कि यह जो आत्मरक्षा का अधिकार है ये कब शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा। तो ये जो आत्मरक्षा का अधिकार है यह जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करता है, मीन्स आप जब डर के मीन्स जो डर पैदा हो जाता है आपके अंदर, जब आप असुरक्षित महसूस करने लग जाते हो, वहीं से शुरू हो जाती है आत्मरक्षा का अधिकार। और जब तक आप उस डर से, आप उस असुरक्षितपने से भाई बाहर ना निकल जाओ ना, जब तक वह आत्मरक्षा का अधिकार आपके ऊपर लागू रहेगा, जब तक आप वह अटैक कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर कितनी होगी भाई, 39 होगी, 40 होगी। अब करते हैं बात नंबर 41 की। तो 41 में 41, 42, 43 में क्या बताया गया है, जो अभी मैंने 38, 39 और 40 में बताया था, क्या कि वो तो था राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर जो आपकी बॉडी है, मीन्स शरीर के मीन्स शरीर को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब 41, 42 और 43 में है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। और वही चीज़ 41 में आप मौत कारित कर सकते हो अपने घर को बचाने के लिए, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए, मीन्स अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। 42 में आप मौत के अलावा कोई भी एक्शन ले सकते हो, किसी की मौत कारित नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी आप चोट या साधारण चोट पहुँचा सकते हो। और 43 में आप कब शुरू करोगे और कब खत्म करोगे आत्मरक्षा का अधिकार। तो वो जो आप संपत्ति का मीन्स प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो, तो संपत्ति का डिफेंस जब शुरू करोगे, जब वह शुरू हो जाती है अटैक करना, और जब अटैक उसका खत्म हो जाता है तब तक वह चलेगा, ठीक है। लास्ट धारा इसका आत्मरक्षा के अधिकार में है धारा नंबर 44। इसमें बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए डेडली असोल्टेड पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति जिसके, जैसे भाई मेरा बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया तो वो किडनैप लेके भाग रहा है। अब मेरे पास पिस्टल है, मैं पिस्टल सीधी मारना चाह रहा हूँ किडनैपर के ऊपर, परंतु वो लग जाती है मेरे बच्चे के ऊपर, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। गलती से यदि मेरे बच्चे को बचाते हुए ही और मेरे बच्चे के ऊपर ही वह गोली चल गई और वो मर गया, तो वह अपराध माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरी इंटेंशन अपने बच्चे को बचाने की थी भाई, ठीक है।
धारा 44 तक होगी। अब धारा नंबर 45, धारा नंबर 45 में जो पहले हम दुष्प्रेरण की बात करते थे वह बताया गया है धारा नंबर 45 में कि एक्चुअल में दुष्प्रेरण होता क्या है, किसी को भी उकसाना, किसी को भी उत्तेजित करना, किसी को भी भड़काना किसी कार्य को करने के लिए या किसी अपराध को करने के लिए, तो वो धारा नंबर 45 में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 46 की। इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरक कौन होता है। तो दुष्प्रेरक कौन होता है, एक्चुअल में जो उकसाता है, जो भड़काता है, जो उत्तेजित कर रहा है, तो वो हो गया आपका दुष्प्रेरक। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 47 की। तो धारा नंबर 47 पहले भी थी, शायद आपने भी सुना नहीं होगा कि यदि हमारे इंडिया में कोई भी व्यक्ति बैठा बैठा किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध हो रहा है विदेश में, तो ऐसा अपराध आपको मतलब ऐसे कोई दुष्प्रेरण कर रहा है यहाँ पे हमारे भारत में बैठे हुए, तो वो धारा नंबर 47 एप्लीकेबल होगी इसके ऊपर। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 48। धारा नंबर 48 में बताई गई नई धारा जोड़ी गई है 1 जुलाई 2024 से नए कानून में कि भारत के बाहर बैठा विदेशों में, जैसे भाई बहुत सारा आपने देखा होगा ये गैंगस्टर वगैरह कि बाहर देशों में बैठे बैठे, कनाडा में बैठे बैठे जो यहाँ अपराध करवा रहा है, यहाँ किसी भी कार्य को करवाने के लिए दुष्प्रेरण दे रहा है, तो वह कार्य 48 में काउंटेबल होगा भाई। ठीक है, बाहर से बैठा कोई भी व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, यहाँ भारत में कोई अपराध करवा देता है, तो धारा नंबर 48 में लायबल होगा भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 49। तो धारा नंबर 49 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो दुष्प्रेरण कर रहा था तो उसकी सजा जो 45 मैंने बताई थी, उसकी सजा धारा नंबर 49 में दी जाएगी, बशर्ते वह दुष्प्रेरक वहां पर हाजिर ना हो। अब अगली सेक्शन में ये भी बताऊंगा कि हाजिर हो, परंतु 49 में जो दुष्प्रेरक है वो वहाँ पर हाजिर नहीं होगा और दुष्प्रेरण का दंड बताया गया इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सीधा धारा नंबर 54 ऑफ BNS जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो धारा नंबर 54 ऑफ BNS में बताया गया है कि जब वह दुष्प्रेरक जिसने दुष्प्रेरण किया है वह अपराध करे दूसरा व्यक्ति, वो और वह खुद भी हाजिर हुआ, जैसे गाड़ी में बैठे है, गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा है हाँ भाई सारी एक्टिविटी मेरे मद्देनजर जो मैंने मेरे अनुसार की जा रही है, तो वह उस धारा के धारा नंबर 54 के एप्लीकेबल होगा। ठीक है भाई, इसके बाद सीधा बात करते हैं धारा नंबर 61 की। तो धारा नंबर 61 में बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र, 61 के 1 में बताया गया है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कि जितने भी व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होते हैं, भाई कोई उसको फ़ोन दे रहा है, कोई उसको कर रहा है, कोई उसको छिपा रहा है, कोई उसको पैसे दे रहा है भाड़े के लिए, मतलब जितने भी षड्यंत्र में शामिल होंगे वो सभी व्यक्तियों की परिभाषा धारा नंबर 61 के पार्ट 1 में आती है और 61 के पार्ट 2 में आती है उसकी पनिशमेंट की, षड्यंत्र की पनिशमेंट क्या है, जो पहले आप IPC में 120A और 120B में देखते थे। ठीक है भाई, अब सीधा बात करते हैं धारा नंबर 63 की। धारा नंबर 63 में बताया गया है कि रेप की डेफिनेशन को बताया गया है, जो मैंने पॉक्सो एक्ट में भी बताया था और 63 में भी और 375 में भी पहले आपने IPC में देखा होगा कि रेप एक्चुअली होता क्या है। तो यदि कोई भी अपना पेनिस इंसर्ट करता है किसी की वेजाइना में, तो सीधा सीधा यदि पेनिस वो इंसर्ट कर रहा है चाहे वेजाइना में, माउथ में या किसी भी पीछे से गुदा में, तो वह सेक्स माना जाएगा, तो वह रेप माना जाएगा यदि उसकी सहमति के बिना हुआ हो। और दूसरा में यदि वह पेनिस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, तीसरा पॉइंट क्या है, उसके पार्ट्स के साथ मैनिपुलेट कर रहा है, मीन्स उसके सतन को दबा रहा है या उसके पीछे से हिप्स को दबा रहा है या उसको उत्तेजित कर रहा है वह कार्य करने के लिए, मीन्स सेक्सुअल इंटेंट के साथ। ठीक है भाई, तो वह माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी मुंह अप्लाई कर रहा है, चाहे उसके वजाइना में, पेनिस में, उसके सतन पे या ऐसा कोई भी कार्य कर रहा है, तो इन सभी 4 पार्टों में वह माना जाएगा कि भाई उसने बलात्कार किया है। अब धारा नंबर 64 में इसका दंड बताया गया है। तो धारा नंबर 64 में दंड कितना होगा, रेप का दंड होगा 10 वर्ष और आजीवन कारावास तक की उसे सजा दी जा सकती है, जो भी रेप का अपराधी होगा। और रेप का अपराधी कौन कौन हो सकते हैं, इसके भी 14 पॉइंट आप इसमें देखना जाके, भाई सरकारी कर्मचारी कर रहा है तो पुलिस कर्मचारी कर रहा है, तो कोई भी जेल वार्डन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, या इसके अलावा जितने भी हमारे भाई कम्युनलिज्म जैसे सांप्रदायिक दंगे हो रहे जब कर रहा है, किसी अपाहिज के साथ कर रहा है या किसी के साथ सेक्स करते हुए उसको अपाहिज कर देता है, तो या कोई पहले से प्रेग्नेंट लेडीज है या 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं, ऐसी नज़ारे कितनी सारी धाराएं, कोई आपका विश्वास वाला आदमी कर रहा है जैसा चाहता हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें उनके अलग अलग पार्ट है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, मैं सिर्फ आज इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको करवाने जा रहा हूँ। अब धारा नंबर 65। तो धारा नंबर 65 और BNS में बताया गया है कि यदि कोई भी 16 साल से नीचे की लड़की है उसके साथ कोई रेप करता है तो उसको 20 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ये है 65 का पार्ट नंबर 1। और वही 65 के पार्ट नंबर 2 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 12 साल के नीचे की बच्ची से यदि रेप करता है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सज़ा दी जा सकती है भाई, मीन्स डेथ पेनल्टी, फांसी की सज़ा। ठीक है भाई, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 66 के ऊपर। धारा नंबर 66 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति
किसी के साथ रेप करता है और उसके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि उसको कहाँ जाना पड़ता है, या तो कोमा में चली जाती है वो, या फिर मर जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको 20 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा उस अपराधी को दी जा सकती है, धारा नंबर 66 ऑफ BNS में। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 67 ऑफ BNS। इसमें बताया गया कि जब एक जुडिशियल सेपरेशन करवा दिया जाता है एक आदमी और उसकी औरत, मीन्स पति और पत्नी का, जो आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपने सेक्शन नंबर 17 में पढ़ा होगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जुडिशियल सेपरेशन के दौरान पति यदि अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई भी संबंध स्थापित करता है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा, जिसमें 2 साल से 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। अब मैं हर धारा के साथ सज़ा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पेपर में सज़ा भी आ जाएगी, और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध कारित करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी भाई, अनटिल माई डेथ, मतलब जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा। तो मेरे भाई इससे अच्छा है इन अपराधों से दूर ही रहे, ठीक है ना भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 68 के ऊपर। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकार में, जिसके डोमिनेंस में वो लड़की है और उसके साथ वह रेप कर रहा है, तो उसको भी 5 साल से 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। जैसे भाई कोई टीचर हो गया, कोई भी मतलब कि डोमिनेंस में यार, मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र में, जैसे कोई भाई मैं सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे वो काम कर रही है, मैं उसके ऊपर दबाव बना के ऐसा कार्य करूँ, तो 5 साल से 10 साल की सज़ा मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 69 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता 69 में बताया गया कि कोई भी शादी का झांसा देकर, कोई भी प्रलोभन देकर, कोई भी उसे प्रोमिस करके, किसी भी कोई झूठा प्रोमिस करके उसके साथ संबंध स्थापित करता है, तो वह लड़की उसके ऊपर केस करवा के उसे 10 साल तक की सज़ा दिलवा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 70, इसमें बताया गया है गैंग रेप। तो धारा नंबर 70 के भी 2 पार्ट हैं। यदि गैंग रेप 18 साल से बड़ी लड़की के साथ किया जाता है तो उसको 20 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जाएगी, और यदि गैंग रेप 18 साल से नीचे की लड़की के साथ, मीन्स जो बच्ची के साथ किया जाता है, तो उसको आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी से भी पेनलाइज किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 71 की। यार ये मैं ज़्यादा करता हूँ, आज एक उस्ताद भी कह रहा था, मीन्स मेरे ऐसे बहुत सारे उस्ताद मिल चुके हैं कि भाई आपकी वीडियो देखते हैं, आपके थोड़ा मूवमेंट हाथ के ज़्यादा रहते हैं यार, वो मीन्स समझाने के जरिए के तरीके, मीन्स समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ, ये कर लेता हूँ, डोंट माइंड भाई, ठीक है। हम बात कर रहे थे धारा नंबर 71 की। धारा नंबर 71 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार पेनलाइज किया जा चुका, एक बार सजा उसको हो चुकी, और दोबारा से वह वही अपराध कर रहा है, दोबारा से वह रेप कर रहा है, तो उसको भी आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 72 के ऊपर। कोई भी महिला जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी पहचान को कोई भी सार्वजनिक करता है, तो उसको भी 2 साल की सज़ा से पेनलाइज किया जा सकता है, धारा नंबर 72 के अंदर। इसके बाद सीधा धारा नंबर 73 कि कोई भी जो अदालत की प्रोसीडिंग्स है, उसमें कोई भी, जैसे लड़के का नाम ले रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और उसको कोई बाहर प्रसारित करता है, सार्वजनिक करता है उसकी बिना परमिशन के, तो ऐसे लोगों को भी 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, धारा नंबर 73 के अंदर भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा धारा नंबर 74। धारा नंबर 74 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उसके ऊपर आपराधिक बल अप्लाई करता है, मतलब कि कुछ भी करता है, तो वह आएगा 1 साल से 5 साल तक की उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उसके ऊपर आपराधिक बल मतलब कि भाई पकड़ना और गोच्छा भर लेना और पीछा से पकड़ लेना, ये वो कुछ भी करना, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 75। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि लड़की को क्या करता है, सेक्सुअल फेवर मांगता है, उससे प्रेम करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए बार बार उससे ज़बरदस्ती करता है, उसको गलत फिल्में दिखाता है, गलत फिल्में मतलब कि अश्लील फिल्में दिखाता है, तो उसको 1 साल से 3 साल की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर, हाँ इसका अगला पार्ट, अगर कोई भी गलत शब्द या कसता है, गलत शब्द प्रयोग में लेता है, तो उसको धारा नंबर 75 के पार्ट नंबर 4 में, तो 1 से 3 पार्ट तक 1 साल से 3 साल की सज़ा, और ये गलत शब्द या कसता है तो उसको 1 साल की सज़ा दी जाएगी भाई, धारा नंबर 75 के अंदर। इसके बाद धारा नंबर 76, कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को डिसरोब मतलब कि उसके कपड़े, उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है जबरदस्ती, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल से 7 साल की सजा सुनाई जाएगी भाई, ठीक है। मीन्स कपड़े उतारना जबरदस्ती, कोई भी रेप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। इसके बाद धारा नंबर 77। धारा नंबर 77 में वोयरिज्म मतलब कि लुके छिपे देखना, कोई भी अपने मीन्स जो अपना निजी कार्य करने में कोई लड़की या औरत व्यस्त है और उसको चुपके से देखता है, नहाते हुए या संबंध स्थापित करते हुए या कुछ भी वो ऐसा मीन्स निजी कार्य
कर रही है और वो कोई देखता है इस तरीके से या अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है या वीडियो बनाता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 77 के तहत 3 साल से 7 साल की सज़ा दी जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 78, जिसमें पीछा करना मीन स्टॉकिंग। कोई भी व्यक्ति किसी लड़की का या फिर किसी औरत का पीछा करता है, चाहे वो कॉलेज जा रही हो, मार्केट जा रही हो, चाहे उसके फ़ोन के थ्रू बार बार उसको कॉल कर रहा हो, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो इन सभी माध्यम से स्टॉकिंग ही माना जाएगा और उसको भी 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 79, जो पहले 509 IPC में बताया गया था, क्या बताया गया था कि कोई भी किसी को लड़की को गलत शब्द बोलता है, जैसे भाई ये ना कहते लोंड ये वो, या कुछ भी गलत मीन स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा देर तक उसको घूरता है, गलत नज़र से देखता है ये वो, तो भाई इस सभी में भी उसको 3 साल तक की सज़ा उस व्यक्ति को दी जा सकती है। अब बात करते हैं धारा नंबर 80। धारा नंबर 80 बताती है कि दहेज हत्या, जो पहले IPC में बताया गया था, तो इसमें बताया गया है कि कितनी सज़ा होगी, इसमें आपको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है दहेज हत्या के मामले में, धारा नंबर 80 में। इसके पार्ट 1 में परिभाषा बताई है और 2 में इसकी पनिशमेंट, ठीक है। सीधा चलते हैं धारा नंबर 85, जिसमें बताया गया दहेज प्रताड़ना। 498 आपने बहुत बार सुना होगा भाई, ठीक है ना। तो उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। 85 में उसकी डेफिनेशन है और 86 में उसकी दंड है, जिसमें 3 साल तक का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर लास्ट 93, 94 और 95, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। 100 से 200 तक कल करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 93 में बताया गया है कि कोई भी माता पिता या परवरिश करने वाला नातेदार रिश्तेदार अपने 12 साल से नीचे के बच्चे को अबेंडन मतलब छोड़ देता है, उसका परित्याग कर देता है, तो ऐसे लोगों को 3 साल से 7 साल तक सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके अलावा अगली धारा में, धारा नंबर 94 में, कोई भी नवजात शिशु को उसका जन्म छिपाने के लिए कोई भी उसको छोड़ देता है या उसको दबा देता है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है भाई, ठीक है। और लास्ट धारा नंबर 95, ये नई धारा एड ऑन हुई है नए कानून में। इसमें बताया गया जितने मेरे गैंगस्टर भाई थे या फिर जितने भी मतलब अपराध कारित करने में संकोच फील करते थे, क्योंकि उनको सज़ा ज़्यादा मिलती है, तो वो नाबालिग बच्चों को हायर कर लेते हैं उस अपराध को कारित करने के लिए। तो ऐसे अब कोई नाबालिग बच्चों को हायर करेगा और उनसे अपराध करवाएगा, तो ऐसे लोगों को 3 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान बताया गया है। तो दोस्तों, मैंने जो मेजर सेक्शन थी BNS के आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, 1 सेकंड का भी आपको ग्लिच नहीं मिलेगा। ग्लिच मतलब कि कट नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको वीडियो अप टू डेट मिलेगी। हाँ, जो अभी मैंने कल आपको बताना चाहूँगा, 2-3 ग्लिच थे, वो इसलिए थे क्योंकि मैंने वीडियो बना दी थी 7-8 मिनट की, और वो यार भाई 3-3 मिनट का शॉर्ट या रील ही डाउनलोड होती है, इसलिए मैंने बीच में से काटना पड़ा था। अदरवाइज़ आपको मेरी किसी वीडियो में ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। आप भी तैयारी करते रहिए मेरी तरह। यदि मैं कर सकता हूँ, आपका ही साथी हूँ, तो आप भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने इस टेस्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसके आगे जितने भी PPR है, पुलिस एक्ट है, या फिर BNSS है, या BSA है, या PSM है, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। और माइनर एक्ट के ज़्यादातर एक्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ 5-7 बचे हैं, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।